नमो नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः डॉक्टर श्रेयांस द्विवेदी महाभागाः, तत्रत्य अन्ये प्राध्यापकाः कर्मचारिणः अस्य कार्यक्रमस्य व्याख्यानमालायाः ये सम्पादनं कुर्वन्तः सन्ति तत्रत्य अध्यापकाः डॉक्टर नवीन शर्मा महोदयाः, डॉक्टर शीतांशु त्रिपाठी महोदयाः, डॉक्टर रामदत्तमिश्र महोदयाः, अन्ये च। अद्य अस्य व्याख्यानमालाक्रमस्य अस्य व्याख्यानस्य विषयः वर्तते राष्ट्रियशिक्षानीतौ संस्कृतम्। तत्रापि संभावनाः आह्वानानि च इति। हिंद्यां वदामश्चेत् राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत, चुनौतियां और संभावनाएं, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये हमारे देश की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई थी भारत में वो आई थी 1968 में, 1968 में। अर्थात यदि हम इस दृष्टि से देखें तो देश के आज़ाद होने के लगभग 21-22 साल बाद देश को पहली शिक्षा नीति मिली थी। तो यदि 22 साल बाद हमें या 21 साल बाद हमें पहली शिक्षा नीति मिली तो इतने वर्ष तक देश ने क्या किया? तो 1947 से लेकर के 1968 तक का जो समय था हमारे देश का, वो जो 21-22 साल थे, वो 21 साल बिना किसी शिक्षा नीति के हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था चल रही थी। अर्थात आजादी से पूर्व जो शिक्षा नीति भारत में लागू थी, अर्थात मेकाले की शिक्षा पद्धति, जिसे हम मेकालियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, तो वो जो मेकालियन एजुकेशन सिस्टम भारत में लागू था वो सिस्टम आज़ादी के 21 साल बाद तक चलता रहा। और वैसे ऐसा नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई संस्तुति नहीं हुई, कोई आयोग नहीं आया, बहुत सारे आयोग आए। मुदालियर कमीशन आया, मुदालियर आयोग आया माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए राधाकृष्णन कमीशन आया, उसके बाद कोठारी कमीशन 1962 से 64 में जिसने काम किया, कोठारी कमीशन आया। इन सारे कमीशंस की, खास करके अंत में कोठारी कमीशंस की संस्तुति के बाद हमारे देश में शिक्षा के लिए एक नीति बनाई गई। तो वो थी हमारे देश की पहली शिक्षा नीति 1968। उसके बाद 1968 के बाद फिर 18 साल बाद फिर से ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, शिक्षा नीति में और भी कुछ परिवर्तन आवश्यक है। कुछ बातें तो 68 की बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ बातों में संशोधन आवश्यक है। समाज में सतत होने वाले परिवर्तनों के अनुसार, देश की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार नए नए आविष्कार, नए नए नियम, नई नई चीज़ें जो समाज में आ जाती हैं, समाज में हुए परिवर्तनों के अनुसार हमें अपनी शिक्षा नीति में भी बदलाव करना पड़ता है। उसी संदर्भ में 1986 में हमारे देश की एक दूसरी शिक्षा नीति हमारे समक्ष आई। पहली आई 1968 में, 86 में आई हमारी दूसरी शिक्षा नीति, जिसे आज तक, मतलब इस शिक्षा नीति के आने से पहले तक हम उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी ही कह करके पुकारते थे। उस 1986 की शिक्षा नीति में 1992 में कुछ संशोधन हुए, उन संशोधनों के साथ उसको लागू किया गया। उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस था। उस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी। स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर उसने फोकस किया था उस शिक्षा नीति ने, और उसी का परिपालन करते हुए बाद में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, कि हर विद्यालय में कम से कम एक ब्लैक बोर्ड तो हो, मतलब प्रतीक था ब्लैक बोर्ड, संसाधन पहुँचे हर विद्यालय तक, उसको लेकर के सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई और उनको फॉलो किया। अब उस 1986 की शिक्षा नीति के
34 या 35 साल बाद 2020 में हमारी भारत की तीसरी शिक्षा नीति हमारे समक्ष आई है, जिसे हम अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी सर्वत्र चर्चा हो रही है। तो ये तीसरी शिक्षा नीति है। और इस शिक्षा नीति में यदि हम संस्कृत के संदर्भ में बात करें तो अभी तक की जितनी भी शिक्षा नीतियां थी इससे पहले की वो दोनों, उन दोनों शिक्षा नीतियों की तुलना में इस शिक्षा नीति में संस्कृत के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है तुलनात्मक दृष्टि से। अन्य विषयों के अनुपात में कम हो सकती है, लेकिन पिछली शिक्षा नीतियों की तुलना में इस शिक्षा नीति में बहुत अधिक चर्चा संस्कृत के संदर्भ में की गई है। अधिक चर्चा अर्थात यदि हम देखें तो लगभग 24 बार इस शिक्षा नीति में संस्कृत शब्द का प्रयोग हुआ है। उसमें 2 बार यदि वो संक्षिप्ताक्षर सूची में आया है, तो 22 बार पूरी शिक्षा नीति की चर्चा करते समय विषय वस्तु में इस शब्द का, संस्कृत शब्द का प्रयोग इस नई शिक्षा नीति में किया गया है। उस 22 बार की शिक्षा नीति, उन 22 शब्दों के प्रयोग को देखें तो हमारे चौथे अध्याय के 17वें अनुच्छेद में 9 बार उसका प्रयोग है। वहीं 16वें और 18वें अनुच्छेद में एक बार संस्कृत की चर्चा की गई है। ये इसी शिक्षा नीति का जो 22वां अध्याय है उसके 15वें अनुच्छेद में देखें तो 10 बार संस्कृत की चर्चा है। और वहीं उसके 16वें अनुच्छेद में 22वें अध्याय के 1 बार संस्कृत की चर्चा है। ऐसे कुल 22 बार संस्कृत की चर्चा है। लेकिन संस्कृत की ये 22 बार चर्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत कुछ वहां पर है, या संस्कृत शब्द के अलावा बाकी 22 बार के अलावा कहीं पर संस्कृत की चर्चा नहीं है। संस्कृत शब्द 22 बार कहा है, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके माध्यम से हम संस्कृत को वहां पर समाविष्ट कर सकते हैं। जैसे एक शब्द आता है भारतीय ज्ञान प्रणाली। भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पृथक से एक अनुच्छेद भी इस शिक्षा नीति में है। भारतीय ज्ञान, भारतीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं, आधुनिक भाषाएं, जहां जहां इन विषयों की चर्चा है वहां सब अंगीभूत रूप से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया था, मुझे लगता है वापस चालू हो गया है। तो इस शिक्षा नीति में बहुत ही व्यापक दृष्टि से संस्कृत की चर्चा की गई है। लेकिन शिक्षा नीति में चर्चा हो जाने से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा है क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मात्र शिक्षा नीति में चर्चा हो गई, संस्कृत का शब्द आ गया, वहाँ कुछ लिख दिया तो सारी बातें हो गई, अब हमारा सारा काम समाप्त हो गया संस्कृतज्ञों का, अब इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षा नीति तो एक दस्तावेज है जिसके आधार पर योजना बनाई जाती है, लेकिन अभी बहुत लंबी रेस बाकी है, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। इसलिए शिक्षा नीति में संस्कृत की चर्चा होना समापन नहीं है। शिक्षा नीति में संस्कृत की चर्चा होना तो अब शुरुआत है। अभी हमारे सामने बहुत सारे काम हैं। जब भी कोई शिक्षा नीति बनती है तो उसकी अगली स्टेप होती है, अभी उसको स्कूल तक आते आते टाइम लगेगा। शिक्षा नीति की अगली स्टेप होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता है, एक पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाई जाती है। पिछला करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, 2002 में भी एक आया था, उसको नकार दिया गया है, कुछ उस पर काफ़ी आक्षेप आए, शिक्षा का भगवाकरण के काफ़ी आरोप लगे। तो 2005 में फिर से एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना और 2005 के बाद से अभी तक पिछले 15 सालों से कोई करिकुलम फ्रेमवर्क हमारे सामने नहीं है। तो जब शिक्षा नीति आती है तो शिक्षा नीति के बनने के बाद अगली स्टेप होती है करिकुलम फ्रेमवर्क की, क्योंकि शिक्षा नीति में तो सिद्धांतों की चर्चा होती है, एक दिशा दिखाई जाती है कि इस दिशा में भारत की शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन उस दिशा के आधार पर क्या पाठ्यचर्या होनी चाहिए, किस तरह से पेडागोजी सिस्टम होना चाहिए, कैसे पढ़ना और पढ़ाना होना चाहिए, किन किन विषयों का किन किन स्तरों पर अध्यापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम का कैसा स्वरूप होना चाहिए, शिक्षकों का कैसा प्रशिक्षण होना चाहिए, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। उस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। वो सेकेंड स्टेप है। शिक्षा नीति बनने के बाद दूसरा स्टेप है करिकुलम फ्रेमवर्क।
और जहाँ तक मैं समझता हूँ इस शिक्षा नीति में अभी तक एक ही करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जाता था। इस शिक्षा नीति में 2 करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने की चर्चा है। एक ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मतलब प्रारंभिक जो बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का एक करिकुलम फ्रेमवर्क अलग बनेगा, और बाकी स्कूल एजुकेशन जो है, जो हम कहेंगे कि पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक की जो चर्चा है, उसका करिकुलम फ्रेमवर्क अलग बनेगा। तो 2 करिकुलम फ्रेमवर्क पहली बार बनाए जाएंगे। इस शिक्षा नीति में यह भी उल्लेख है कि इस करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन जो है वो 2021 अर्थात अगले 1 साल में बनके तैयार हो जाना चाहिए। तो खैर, तो शिक्षा नीति के बाद अगली स्टेप होती है करिकुलम फ्रेमवर्क की स्टेप। उस करिकुलम फ्रेमवर्क के बनने के पश्चात फिर सारी राज्य सरकारें, क्योंकि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है संविधान की, केंद्र सूची का भी विषय है, राज्य सूची का भी विषय है, दोनों उस पर अपने अपने कानून बना सकते हैं, दोनों को अधिकार है। तो उस करिकुलम फ्रेमवर्क के बनने के बाद सारी राज्य सरकारें अपनी अपने राज्यों की पाठ्यचर्या डिसाइड करती है, निर्धारित करती है। उसके लिए उस राज्य की जो SCERT है या जो भी व्यवस्था वहां पर इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने निर्धारित की है, उस व्यवस्था के द्वारा उन राज्यों की पाठ्यचर्या का निर्धारण होगा। तो पहली स्टेप होती है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, सेकंड स्टेप होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और तीसरी स्टेप होती है स्टेट वाइज करिकुलम। जब करिकुलम पाठ्यचर्या बन जाएगी, उसके बाद पाठ्यचर्या के अंगतया अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग बोर्ड अपना अपना पाठ्यक्रम बनाते हैं। तब सिलेबस की बात आती है, तब पाठ्यक्रम की बात आती है कि पहले पाठ्यचर्या बनेगी, उसके बाद पाठ्यक्रम बनेगा। पाठ्यक्रम, कोई बोर्ड है वो बोर्ड अपना पाठ्यक्रम बनाएगा, माध्यमिक शिक्षा मंडल है अपना पाठ्यक्रम बनाएगा, कोई संस्कृत बोर्ड है वो अपना पाठ्यक्रम बनाएगा, और फिर उस पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का लेखन किया जाता है। तो ये पूरा क्रम हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, उसके बाद हम आते हैं राज्य वाइज पाठ्यचर्याओं का निर्माण, उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्माण, और उसके बाद पाठ्यपुस्तक का लेखन। तो ये बड़ी लंबी नीति है। इनमें से शिक्षा नीति के अंदर कही गई बातें एज इट इज नीचे तक फॉलो होती रहेंगी। वो तभी संभव है जब हम संस्कृतज्ञ उसको फॉलो अप करते रहे, हम अपने अपने राज्य में उसकी दृष्टि से संस्कृत का अधिकाधिक समावेश हो सके, उस विचार को सरकार तक पहुंचा सके, समाज तक पहुंचा सके, उसमें हमारा संस्कृतज्ञों का प्रतिनिधित्व हो। यदि ये नहीं होगा तो ये जो संभावना बनी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, ये जो बहुत बड़ा अवसर अभी हाथ में आया है, इस समय को यदि हमने छोड़ दिया तो ये अवसर हमारे हाथ से चला जाएगा। यदि इस समय हम सक्रिय नहीं हुए, यदि इस समय हम करिकुलम फ्रेमवर्क में संस्कृत की एंट्री कराने में, संस्कृत के लिए अलग से एक फोकस ग्रुप बनना चाहिए, उसके लिए यदि हमने प्रयत्न नहीं किए, वैसे मेरे विचार में पिछले NCF में 27 लगभग फोकस ग्रुप थे अलग अलग विषयों पर, अलग अलग संदर्भों पर, लेकिन संस्कृत को लेकर के नहीं था। अभी इतना व्यापक शिक्षा नीति है तो फोकस ग्रुप्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए, लेकिन उसमें भी संस्कृत या भारतीय ज्ञान प्रणाली को लेकर के कोई फोकस ग्रुप होगा नहीं होगा, या NCERT ने उसमें क्या कदम उठाया है, अभी अस्पष्टता है इस विषय में। तो वो यदि नहीं हुआ तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी। तो उसका समावेश करना, उसको आगे बढ़ाना, वो भी एक बहुत बड़ी योजना हमारे समक्ष है। तो हमने अभी एक बात की कि शिक्षा नीति का इतिहास थोड़ा सा देखा। वो शिक्षा नीति को देखने के बाद उसको नीचे तक पाठ्य पुस्तक तक लाना, और फिर उसका अध्यापन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया तक उसको लाना, एक क्रम, क्रियान्वयन का क्रम हमने देखा। उस क्रियान्वयन के क्रम के बाद हम आगे अब बात करते हैं संस्कृत की। अब जब हम संस्कृत की चर्चा कर रहे हैं तो संस्कृत शिक्षा का जो स्वरूप है, संस्कृत शिक्षा का स्वरूप भी बड़ा कह सकते हैं बहुत प्रकार का है। जैसे कि एक स्वरूप तो है जो पहली कक्षा से या सामान्य विद्यालयों में जो 12वीं कक्षा तक संस्कृत पढ़ाई जाती है, वो एक स्वरूप है जो सामान्य आधुनिक संस्कृत का स्वरूप। दूसरे स्वरूप में हम देखें जहाँ पर पारंपरिक पाठशालाओं में जो संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता है, वो एक संस्कृत शिक्षा का स्वरूप है, जहाँ पर प्रवेशिका, प्रथमा, मध्यमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा या उपाध्याय या प्राक शास्त्री या विशारद, इस तरह की उपाधियाँ दी जाती है, वेद विभूषण, इस तरह से। एक तीसरा स्वरूप है BA MA, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर देखें तो मॉडर्न संस्कृत से जो BA और MA पढ़ते हैं, वो एक स्वरूप है।
एक चौथा स्वरूप देखें तो जो पारंपरिक संस्कृत विश्वविद्यालय है, जैसे महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें, तो वो एक पारंपरिक संस्कृत विश्वविद्यालय का स्वरूप है, जहाँ पर शास्त्री, आचार्य इस प्रकार की उपाधियां प्राप्त करते हैं। और इन चारों के अलावा एक और संस्कृत शिक्षा का स्वरूप है अनौपचारिक स्वरूप, जहाँ पर कई घरों में वेद के विद्वान या किसी शास्त्र के विद्वान अपने घरों में वैयक्तिक रूप से अध्यापन कराते हैं। गुरुकुल कुछ चलते हैं जहाँ पे कोई डिग्री नहीं मिलती, लेकिन गुरुकुलों में संस्कृत का अध्ययन अध्यापन, पौरोहित्य का, वेद का अध्ययन अध्यापन चलता है। वो एक बड़ा व्यापक अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा का स्वरूप है। इन सारी चीज़ों के बाद फिर डिजिटलाइजेशन की दृष्टि से देखें तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा प्रोग्राम, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, वो सारे भी स्वरूप हैं। तो संस्कृत शिक्षा के बहुत सारे स्वरूप हैं। किस स्वरूप को, इस शिक्षा नीति से क्या लाभ होगा, कहाँ कहाँ चुनौतियां हैं, कहाँ कहाँ हमें काम करने की जरूरत है, उस पर हम अब चर्चा करना आरंभ करते हैं। तो यदि सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ जो चर्चा है, यहाँ जो बात हो रही है वो है कि भाषा का शिक्षण तीसरी कक्षा से, अन्य भाषाओं का शिक्षण तीसरी कक्षा से आरंभ होगा और छात्र का जो प्रारंभिक शिक्षण है वो मातृभाषा में होगा। तो मातृभाषा में शिक्षा ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव है। जैसे भारत बहुभाषिक देश है, इसलिए भारत की सब बहुत बड़ी विशेषता है बहुभाषिकता। तो ये जो बहुभाषिकता वाली विशेषता है इसकी अनदेखी नहीं की गई है। इसी को समझते हुए छोटे बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, ये पहली बात सरकार ने या इस शिक्षा नीति ने कही है। तो जब मातृभाषा में हम शिक्षा देने की बात कर रहे हैं तो ये जो शिक्षा का ढांचा है, शिक्षा व्यवस्था का ढांचा है, वो ढांचे में भी परिवर्तन आ रहा है। तो कहाँ तक मातृभाषा में शिक्षा होगी उसकी हम चर्चा करते हैं। अभी जो हमारा शिक्षा व्यवस्था का स्कूल एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल एजुकेशन का जो ढांचा है वो 10+2 का ढांचा है। मतलब पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक एक, फिर 11वीं और 12वीं का एक। तो 10+2 एक सिस्टम था। 10th में जाकर पहली बार बोर्ड एग्जाम होता है, देन +2 मतलब 12th का फिर बोर्ड का एग्जाम होता है। तो ये 10+2 का सिस्टम था। लेकिन ये जो नई शिक्षा व्यवस्था आई है, इस नई शिक्षा व्यवस्था ने, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस ढांचे में परिवर्तन की बात कही है। ढांचे में परिवर्तन की बात कही है, अर्थात अब ये ढांचा 5+3+3+4 का ढांचा होगा। पहले जो 10+2 की बात थी, अर्थात 12 वर्षों की बात थी, अब वो 12 वर्षों की शिक्षा व्यवस्था न होकर के 5+3+3+4, मतलब कितना वर्ष हो गया, 15 वर्षों की चर्चा यहाँ पर हो गई। तो जो पहले 12 वर्ष की स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर पूरा फोकस था, अब वो 15 वर्ष का स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर फोकस है। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी, मतलब छात्र की आयु को यदि हम देखें इस सिस्टम में, तो पहली कक्षा में छात्र का प्रवेश होते समय उसकी आयु 6 वर्ष होना चाहिए, ऐसा एक था। तो 6 वर्ष से 8 वर्ष का छात्र वहां पर आता था। इस सिस्टम में भी यही बात है। लेकिन यहाँ पर पहली बार हमारी सरकार अपनी शिक्षा व्यवस्था को पहली कक्षा से निचले स्तर पर ले जाने का प्रयत्न कर रही है। आंगनवाड़ी या बालवाड़ी की व्यवस्थाएं थी, लेकिन वो आंगनवाड़ी और बालवाड़ी की व्यवस्था उतनी ज्यादा फॉर्मलाइज्ड नहीं थी, औपचारिक नहीं थी, जितनी अब इस शिक्षा नीति में उसकी चर्चा की गई है। और ये बात इसलिए की गई है कि जो SGD की बात है, जो इस शिक्षा नीति ने अपने शुरुआत में ही कहा है, अपने परिचय में इसकी भूमिका में ये कह रहा है कि जो भारत द्वारा 2015 में जो UNO का सतत विकास का एजेंडा था SDG, उसका जो 4 नंबर का उद्देश्य है क्वालिटी एजुकेशन की, जहां पर बात हो रही है, उस क्वालिटी एजुकेशन की बात करते समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि हमें विद्यालय आने से पूर्व छात्र की देखभाल और शिक्षा, उसका पोषण, उसकी चिंता करना पड़ेगी। वहां पर यदि वो उचित होगा तब जाकर के वो 6 वर्ष की आयु में विद्यालय में आ पाएगा। तो वहां पर भी उसकी प्रॉपर देखभाल हो सके, वो क्वालिटी एजुकेशन में उसको सम्मिलित किया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। उसी बात को भारत ने भी अपनाया है और हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने पहले ही पृष्ठ पर इसके बारे में चर्चा करते हुए कहा है कि 2030 तक इस SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार
विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। मतलब सभी के लिए अर्थात 3 वर्ष से, अब बालक की शिक्षा 3 वर्ष से होगी। वहां यह व्यवस्था अब 3 वर्ष से आने की बात हो गई है। अभी तक जो शिक्षा व्यवस्था 6 वर्ष से थी, अब वो शिक्षा व्यवस्था 3 वर्ष से प्रवेश कर रहे हैं। उसी को ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का नाम हम दे रहे हैं। तो 4 स्टेज में अब शिक्षा व्यवस्था 10+2 की बजाय पहली है फाउंडेशनल स्टेज, आधारभूत शिक्षा व्यवस्था। इस फाउंडेशनल स्टेज में जो है 5 वर्ष का समय होता है। 5+3 की जो बात थी, तो 5 वर्ष जो है उस 5 वर्ष को फिर 2 हिस्सों में यदि हम बांटेंगे तो 3 वर्ष जो है वो विद्यालय में प्रवेश से पहले के हैं। उस 3 वर्ष में उसकी आंगनवाड़ी, प्री स्कूल और बाल वाटिका, ये 3 शिक्षा के स्तर रहेंगे। ये तीनों करने के बाद आंगनवाड़ी करेगा, प्री स्कूल करेगा, बाल वाटिका करेगा, तब जाकर के वो पहली कक्षा में प्रवेश पाएगा और पहली और दूसरी कक्षा, इसे मिला के 3 वो और 2 ये 5 वर्ष का पहला फाउंडेशनल स्टेज होगी एजुकेशन सिस्टम में। इस फाउंडेशनल स्टेज में जो है 3 साल से लेकर के तो 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। इसकी एक शिक्षा की बहुत बड़ी, इसके बारे में बहुत सारी जो है बातें इस शिक्षा नीति में कही गई, और ये सारी शिक्षा व्यवस्था मातृभाषा में चलेगी, लेकिन वहां पर संस्कृत के समावेश की साक्षात चर्चा नहीं है। लेकिन यदि हम प्रयत्न करें तो मातृभाषा में होने वाले शिक्षण के अंदर जिन खेल की चर्चा है, जिन पहेलिकाओं की चर्चा है, वहां पर बात कही है कि ये जो एजुकेशन देना है हमें, ये हम खेल के माध्यम से दें। ये जो एजुकेशन सिस्टम हमें ECCE की जो बात है ये देना है, यहाँ पर सारी विधियां जो हो वो पहेलियों के माध्यम से हो, छोटे छोटे गीतों के माध्यम से हो। तो वो जो छोटी छोटे गीतें, छोटी छोटी पहेलियां, उन सारी चीज़ों की जहाँ बात है, उनमें संस्कृत से जुड़ी हुए अंशों का समावेश कैसे किया जा सकता है, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। एक बड़ी संभावना हो सकती है। खैर वहां पर डायरेक्ट आप संस्कृत विषय नहीं रख सकते, रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन संस्कृत के कुछ श्लोकों का स्मरण या श्लोक का स्मरण भी नहीं कराना चाहे तो संस्कृत के कुछ खेल, छोटे छोटे संस्कृत के कुछ शिशु गीत, बाल गीत, बाल साहित्य, शिशु साहित्य संस्कृत में रचना पड़ेगा, जिनका समावेश वहां पर स्थानीय स्तरों पर यदि प्रयत्न किया जाएगा, राज्य स्तर पर यदि प्रयत्न किया जाएगा संस्कृतज्ञों के द्वारा, तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में भी संस्कृत आ सकती है। लेकिन स्पष्ट रूप से जो पढ़ाने की चर्चा है वो चर्चा है कक्षा 3 से। कक्षा 3 से स्पष्ट रूप से संस्कृत की हम बात करते हैं। तो कक्षा 3 से बहुभाषा की बात आ जाती है। कक्षा 3 में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हो जाती है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ों की आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। एक और बात यहाँ पर कही गई है, इसके दूसरे अध्याय के 8वें अनुच्छेद में एक पुस्तकालय स्थापना की बात है कि सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए स्कूल और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। जहां साक्षात संस्कृत की चर्चा है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन जहां छिपी हुई प्रच्छन्न रूप से बात है, जहां पर हम उसे संभावना के रूप में देख सकते हैं कि एक लाइब्रेरीज की बात है, बाल साहित्य की बात है, और सभी भारतीय भाषाओं की बात है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार जो 22 भाषाएं हैं उनमें राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उनमें हमारी संस्कृत है ही। तो बाल साहित्य संस्कृत में ज्यादा से ज्यादा रचित हो, उसकी स्पष्ट चर्चा ये शिक्षा नीति कर रही है। तो वो उस बाल साहित्य में काम करने की संस्कृतज्ञों के लिए जरूरी है। बड़े बड़े शास्त्रीय ग्रंथों की रचना तो करना ही है, लेकिन साथ में छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे से गीत, छोटा छोटा सा बाल साहित्य, छोटी छोटी कथाएं सरल संस्कृत में, सरल मानक संस्कृत में रचने की भी जरूरत है। इसी अनुच्छेद में ये कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी। अब देखिए, ये जो नीति तैयार होगी, राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति की किस प्रकार की पुस्तकें लाइब्रेरीज में होनी चाहिए, पुस्तकों का किस प्रकार की पुस्तकों का लेखन होना चाहिए, वो जो पॉलिसी होगी उस पॉलिसी को लेकर के सारे देश का एजुकेशन सिस्टम में, लाइब्रेरीज में और पाठ्य पुस्तकों में उनका अनुवर्तन किया जाएगा।
अब यदि इस राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति में संस्कृत की चर्चा नहीं हुई या कम हुई या उसकी उपेक्षा हुई, तो इस शिक्षा नीति में प्राप्त अवसरों को खोने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए इस राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति में भी संस्कृत की चर्चा हो, उसके लिए जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो दिल्ली और उस तरह के संस्कृत से संबंधित क्षेत्र की जो लीडरशिप है, उसे और हम सबको भी उसके अंगीभूत होकर के संस्कृत के हम जहां पर जिस स्तर पर बात कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में, उसके लिए हम प्रयत्न करें कि उस नीति में भी संस्कृत से संबंधित सुझाव हों। कुछ नहीं तो जब नीति बनेगी हम अपना परामर्श तो दे सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से संस्कृत का समावेश किया जा सकता है, संस्कृत संबद्ध साहित्य का समावेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं आप बाल साहित्य में आप कादम्बरी की कथाएं जुड़वाएंगे, नहीं, आप पंचतंत्र हितोपदेश की कथाओं के समावेश की बात कर सकते हैं, या और ज्यादा सरल संस्कृत में आप साहित्य रच सकते हैं, उसके समावेश की चर्चा कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग एकेडमीज की चर्चा होने की जरूरत है। जैसे मैं बात करूं, जब पुस्तक की ही बात हो रही है, तो देश में हिंदी ग्रंथ अकादमी बहुत स्थानों पर बनी हुई है, अलग अलग राज्यों में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, हरियाणा हिंदी ग्रंथ अकादमी, अलग अलग स्थानों पर हिंदी ग्रंथ अकादमियां हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं भी संस्कृत ग्रंथ अकादमी होगी। संस्कृत एकेडमीज हैं और सारी एकेडमीज सेमिनार, वर्कशॉप्स, कार्यक्रम, प्रशिक्षण ये कराने में व्यस्त रहती हैं। लेकिन इस तरह के केवल संस्कृत माध्यम में सभी शास्त्रों की, सभी विषयों की पुस्तकें तैयार हो सके, उसके लिए अब एक जोर डालने की जरूरत होगी सरकार पर भी और संस्कृतज्ञों को मिलकर के कि एक राष्ट्रीय संस्कृत ग्रंथ अकादमी की स्थापना हो। जब बात हो रही है कि संस्कृत माध्यम में संस्कृत का शिक्षण होगा, जब बात हो रही है उच्च शिक्षा के संदर्भ में भी यदि हम जाएंगे, देखेंगे कि संस्कृत को केवल पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा, गणित, खगोल, भूगोल, इन सारे विषयों के साथ जोड़कर पढ़ाया जाएगा। तो इन सारे विषयों के पाठ्यक्रम की रचना भी संस्कृत में हो। संस्कृत माध्यम में यदि संस्कृत यूनिवर्सिटीज को बहुविषयक संस्थान बनने की बात यदि ये शिक्षा नीति करती है, तो बहुविषयक ग्रंथ संस्कृत विश्वविद्यालयों को संस्कृत माध्यम में तैयार करना पड़ेंगे। उसके लिए एक संस्कृत ग्रंथ अकादमी की स्थापना की जानी चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत मत है। शिक्षा नीति में उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन इस शिक्षा नीति में चर्चित बातों की पूर्ति में वो बहुत बड़ा साधक होगा संस्कृत ग्रंथ अकादमी। तो इस तरह से मैंने कहा ना, बाकी जो संस्कृत अकेडमीज हैं वो प्रोग्राम्स में व्यस्त रहती हैं, खैर उसका अपना महत्व है, उन कार्यशालाओं, भाषणों या उन चीज़ों का अपना महत्व है, लेकिन इनका इस कार्य के लिए, इस संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो महत्व होगा वो उस संस्कृत ग्रंथ अकादमी का होगा। तो एक संस्कृत ग्रंथ अकादमी की स्थापना की जाना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी संभावना हो सकती है संस्कृत को और संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। अभी जब भी हम कहते हैं कि प्राइमरी लेवल से संस्कृत को लागू करो, या संस्कृत मीडियम स्कूल्स खोलो जिसमें सारे विषय संस्कृत में पढ़ाए जाएं, या हायर एजुकेशन में हम मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सबको संस्कृत मीडियम में करेंगे, तो सबसे पहला आक्षेप यही आता है कि आप संस्कृत में करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या संस्कृत में इनकी पाठ्य पुस्तकें हैं? क्या संस्कृत भाषा में इसका साहित्य उपलब्ध है? हम कहेंगे हमारे शास्त्रों में तो सब लिखा हुआ है। आप सब लिखा हुआ है, लेकिन वहां से उनको चयनित करके, अलग करके एक ग्रंथ का स्वरूप, एक डिग्री के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, डिप्लोमा के लिए उसका मॉड्यूल क्या बने हुए हैं, तब हम मौन हो जाते हैं। कहते नहीं बनाएंगे ना, तब हम एक दूसरे का मुंह देखते नहीं, वो बनाएगा नहीं, यूनिवर्सिटी का काम है, नहीं उसका काम है। वो बहुत बड़ा आक्षेप हम पर लगता है। जहां भी हम संस्कृत माध्यम में कुछ भी चालू करने की बात करेंगे तो ये आक्षेप आता है कि आपके पास संस्कृत में ये सारी चीजें नहीं है। तो ये सारी चीजें नहीं है तो इसको बनाने की जरूरत है। उस दिशा में संस्कृत ग्रंथ अकादमी की स्थापना की जानी चाहिए। ये एक मेरा ओपिनियन है, मेरा प्रस्ताव है, इसे मैं इस तरह से कहूँगा। तो हम बात कर रहे थे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में ही अभी हम थे कि एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार होगी, उस नीति में इस तरह की अकादमियों का प्रस्ताव हो, उसके लिए हमें अभी से प्रयत्न करना चाहिए। इससे आगे हम जब बढ़ते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बाद हम स्कूल एजुकेशन के ही अन्य चरणों में जाते हैं। अन्य चीज़ों की जब हम बात करने लगते हैं तो हमारे सामने एक
चीज आती है बहुभाषावाद। जैसा अभी मैंने कहा कि भारत की महत्वपूर्ण विशेषता है बहुभाषावाद, हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं। तो इस बहुभाषावाद के बारे में इसके चतुर्थ अध्याय के 12वें अनुच्छेद में चर्चा होती है कि मैं उसी के शब्दों में आपको पढ़ के बताता हूं कि जैसा कि अनुसंधान स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि बच्चे 2 और 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत जल्दी भाषा सीखते हैं। रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि 2 से 8 साल के मध्य बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग बहुत ही स्पीड से होती है। और बहुभाषिकता से इस उम्र के विद्यार्थियों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ हो सकता है। उसकी मेंटल डेवलपमेंट, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अधिक हो सकता है यदि इस एज में मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट दिया जाए, बहुभाषिक वातावरण उसको दिया जाए। ऐसा रिसर्चर्स कहती हैं, शोध कहते हैं। तो फाउंडेशनल स्टेज की शुरुआत और इसके बाद से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में, लेकिन कोष्टक में लिखा है कि मातृभाषा पर विशेष जोर देने के साथ, ठीक है ना, तो मातृभाषा पर जोर तो रहेगा ही, लेकिन विभिन्न भाषाओं में एक्सपोजर दिए जाएंगे। अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, संस्कृत की चर्चा तो कक्षा 3 से है, कक्षा 3 के बाद संस्कृत चालू होगी जहाँ त्रिभाषा सूत्र लागू होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, इस नीति में संस्कृत की चर्चा तो फाउंडेशनल स्टेज से ही है। स्वयं ये नीति कह रही है कि फाउंडेशनल स्टेज की शुरुआत से ही बच्चों को विभिन्न भाषाओं में एक्सपोजर दिए जाएंगे। जोर मातृभाषा पर रहेगा, माध्यम मातृभाषा रहेगी, लेकिन वहां पर अन्य भाषाओं के एक्सपोजर की बात भी ये नीति कहती है। इसलिए हमें वहां पर भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर का जो लेवल है, उस लेवल पर भी संस्कृत का छोटे छोटे खेल, छोटे छोटे गीत के समावेश के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वहां हम प्रयत्न करेंगे तब जब बच्चा तीसरी कक्षा में आकर के यदि संस्कृत को विकल्प के रूप में चुनेगा तो उसको ऐसा न लगे कि अरे ये कोई दूसरी दुनिया की भाषा मेरे सामने रख दी है। जैसे अभी यही होता था, मैं स्वयं की बात करता हूँ, जब 6वीं कक्षा में आया और 6वीं कक्षा में संस्कृत विषय पढ़ा तो ऐसा लगा कि ये तो कोई हमारे बीच की भाषा ही नहीं है, ये तो हम लोगों की चीज नहीं है। हमारे साथ के छात्र यही महसूस करते थे, सामान्य माध्यम में जनरल स्कूल्स में जो पढ़ते थे, कि अरे ये क्या विषय दे दिया, इसे कैसे पढ़ना है। लेकिन जब हम अर्ली चाइल्डहुड लेवल पर ही, जो हम आंगनवाड़ी, बालवाटिका और प्री स्कूल की जो बात करें, फाउंडेशन स्टेज की जो इस नीति में चर्चा है, उस लेवल पर ही जब हम छोटे छोटे शिशु गीत या शिशु पहेलियां के माध्यम से या शिशु संस्कृत में छोटे छोटे खेल के माध्यम से जब हम एक्सपोजर दे देंगे उसे संस्कृत का, तो तीसरी में संस्कृत भाषा का चयन करते समय उसे ये नहीं लगेगा कि ये कोई दूसरी दुनिया की भाषा है। उसे ये लगेगा कि नहीं, ये हमारे बीच का ही कुछ है। कहीं न कहीं उसका थोड़ा सा संस्कार उस भाषा का बन जाएगा। लेकिन वहां पर कोई बड़ी चीज नहीं लगाना है। लेकिन ये भी तब संभव होगा जब हम अपने अपने क्षेत्र में प्रयत्न करेंगे। ये भी तब संभव होगा जब हम अपने अपने राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे, क्योंकि सरकार तभी काम करती है जब उसको लगता है कि जनता में इस चीज की डिमांड है। डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। यदि आप डिमांड क्रिएट करेंगे अपने अपने राज्यों में, तब जाकर के सरकार संस्कृत को के बारे में सोचेगी। हम सोचते नहीं, सरकार नहीं करती। सरकार सोचती पब्लिक को चाहिए, नहीं तो मैं क्यों करूं। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। इसलिए यदि हम जोर डालेंगे, हमें वो चीज चाहिए, हम डिमांड करेंगे, तो जरूर सरकार भी इस चीज में सहयोग करेगी, क्योंकि सरकार जनमत के विरुद्ध कभी नहीं जाती है। इसलिए संस्कृत के संदर्भ में इस शिक्षा नीति के आधार पर भी हमें जनमत क्रिएट करने की जरूरत है। क्योंकि तीसरी कक्षा से यदि त्रिभाषा सूत्र की चर्चा है, तो उस त्रिभाषा सूत्र में एक बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे इसी में चर्चा है, और कई लोगों के मैंने संस्कृत शिक्षा नीति पर भाषण भी सुना, तो कहते हैं कि नहीं, इसमें बड़ी संस्कृत को बड़ा महत्व दिया गया है और इसके अनुच्छेद 4.17 में कहा गया है कि संस्कृत जो है त्रिभाषा सूत्र का मुख्य धारा के विकल्प के साथ संस्कृत का अध्यापन कराया जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के मुख्य धारा के विकल्प में संस्कृत को रखा जाएगा। तो यह बड़ी विरोधाभास है जो मेरी दृष्टि में। एक तरफ तो कहते हैं कि संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र के मुख्य धारा विकल्प के साथ,
एक बात यहाँ कह दी इन्होंने चौथे अध्याय के 17वें अनुच्छेद में, लेकिन वहीं इसी अध्याय के अनुच्छेद 13 में कहते हैं कि 3 भाषा के इस फॉर्मूले में काफी लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। कोई भाषा आप थोपेंगे नहीं, फॉर्मूले में लचीलापन रखेंगे और त्रिभाषा सूत्र में कौन सी भाषाएं रखना है उसका पूरा अधिकार हम राज्य सरकार को देंगे। राज्य सरकार निर्णय करेगी उसको कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना है, लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि संस्कृत को मुख्य धारा का विकल्प के रूप में रखा जाएगा। तो वो लाइन और ये लाइन परस्पर, यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो संस्कृत को नहीं पढ़ाए, कोई राज्य सरकार चाहे तो संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र में न रखे, ये विकल्प भी दे दिया है और साथ में ये लाइन में लिख दी है कि मुख्य धारा का विकल्प। तो दोनों विरोधाभासी बातें हैं, ये हम लोगों को निर्धारित करना। मैंने जैसे बार बार कह रहा हूं मैं कि अभी जागने का समय है, अभी बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने है कि इस नीति का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो। इस इम्प्लीमेंटेशन का जो समय है, क्रियान्वयन का जो समय है, उस समय में यदि हम नहीं जागे तो ये अवसर जो हमारे हाथ में आया है तो ये हाथ से चला जाएगा। बहुत नुकसान संस्कृत का होगा आने वाले 30-40 वर्षों तक, क्योंकि अब अगली शिक्षा नीति कब आएगी, कब बनेगी, वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल कोई उसका कह नहीं सकते। ये शिक्षा नीति भी 35 वर्षों बाद हमारे समक्ष आई है। खैर, तो ये एक त्रिभाषा सूत्र के बारे में बड़ा परस्पर विरोधाभासी बयान है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। जैसे त्रिभाषा सूत्र क्या है, थोड़ा सा त्रिभाषा सूत्र का परिचय मैं दे देता हूँ तो उसके समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि त्रिभाषा सूत्र जो है, फॉर्मूला जो है, भारत में भाषा शिक्षा संबंधी एक नीति है। 1956 में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने 1956 में त्रिभाषा सूत्र को मूल रूप में मुख्यमंत्रियों के एक सम्मेलन में प्रस्तुत किया था कि इन 3 भाषाओं का शिक्षण होना चाहिए विद्यालय स्तर पर, तो ये त्रिभाषा सूत्र है। 1956 में मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, उस सम्मेलन में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने ये त्रिभाषा सूत्र रखा। वहां पर मुख्यमंत्रियों ने इसका अनुमोदन किया। उसके अनुमोदन के पश्चात 1968 की जो शिक्षा नीति थी, उस 1968 की शिक्षा नीति ने भी इस त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया। जो पहली शिक्षा नीति देश की आजादी के 21 साल बाद आई, उस पहली शिक्षा नीति में भी इस त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया गया। उसके बाद इसको अंगीकार भी किया गया, इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया। लेकिन 1992 में, 1992 में भारत की संसद ने इस के कार्यान्वयन की संस्तुति की। मतलब 1956 में त्रिभाषा सूत्र रखा गया मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में, तब के बाद 1992 में आकर के भारत की संसद ने इस त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वयन की संस्तुति की। ये क्या था त्रिभाषा सूत्र का मूल रूप क्या था? बाद में बहुत परिवर्तन हुए हैं, लेकिन इसका मूल रूप था कि एक शास्त्रीय भाषा पढ़ाई जाए, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी। एक दूसरे नंबर पे कोई एक आधुनिक मतलब भारतीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा पढ़ाई जाए, जो संविधान की अष्टम अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से कोई एक भाषा पढ़ाई जाए। और तीसरा था कोई एक आधुनिक यूरोपियन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन जो भी है, तो एक आधुनिक यूरोपियन लैंग्वेज पढ़ाई जाए। ये 3 भाषा सूत्र की चर्चा इसमें थी। एक शास्त्रीय भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषाएं जिसका संविधान में उल्लेख है वो सारी 22 भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं, वो राष्ट्रीय भाषा। और तीसरी चर्चा थी एक आधुनिक यूरोपियन लैंग्वेज, कोई विदेशी भाषा। तो ये त्रिभाषा सूत्र का मूल स्वरूप था। अब इसमें यदि हम संस्कृत को देखें तो संस्कृत के साथ एक बेनिफिट ये है कि संस्कृत शास्त्रीय भाषा भी है और संस्कृत आधुनिक भाषा भी है। मतलब हम संस्कृत का समावेश शास्त्रीय भाषा के रूप में भी कर सकते हैं राज्य चाहे तो, या संस्कृत का समावेश जो अन्य राष्ट्रीय भाषा 22 भाषाओं की चर्चा है उसके रूप में भी कर सकते हैं। तो संस्कृत का समावेश दोनों तरीकों से हो सकता है, ये एक बेनिफिट है। लेकिन ये जो 92 में संस्तुति संसद ने की त्रिभाषा सूत्र की, उसमें ये भी था कि ये राज्यों पर बाध्यकारी नहीं होगा। ठीक है, तो राज्यों पर ये बाध्यतामूलक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। जैसा कि मैंने अपने इस व्याख्यान के आरंभ में भी कहा था कि शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय अर्थात राज्य सरकार भी इस पर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी इस पर कानून बना सकती है। इसलिए केंद्र सरकार राज्यों को बाध्य नहीं करती है इस विषय पर।
लेकिन इस शिक्षा नीति में जैसा मैंने कहा कि अनुच्छेद 4.17 कह रहा है, चौथे अध्याय का 17वां अनुच्छेद कह रहा है कि संस्कृत को मुख्य धारा विकल्प में रखा जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 13 कह रहा है कि नहीं, इसके लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यदि बाध्य ही नहीं करेंगे तो मुख्यधारा का विकल्प तो राज्यों की मर्जी पर छोड़ दिया है। इसलिए इस लाइन से हमें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी हमें उतने ही प्रयत्न करना पड़ेंगे जितने प्रयत्न हम पहले कर रहे थे, या उससे ज्यादा प्रयत्न अब हमें करना पड़ेगा, तब शायद इस पंक्ति को हम सार्थक कर पाए। तो ये एक त्रिभाषा सूत्र की चर्चा। तो त्रिभाषा सूत्र का में मुख्यधारा के विकल्प वाली लाइन से ज़्यादा खुश ना हो हम लोग, क्योंकि उसके क्रियान्वयन में बहुत सारी दोनों ही मार्ग खुले हुए हैं। तो वो एक चीज़ हमारे सामने है। वर्तमान समय में ये अभी मैं जितनी भी चर्चा कर रहा था स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में कर रहा था। तो स्कूल एजुकेशन से जब हम आगे बढ़ के यदि हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, हायर एजुकेशन की चर्चा करते हैं कि उच्च शिक्षा के संदर्भ में संस्कृत को क्या मिला, तो उच्च शिक्षा के संदर्भ में सबसे बड़ी बात कि ये पहली शिक्षा नीति है जिसमें एक पैराग्राफ लिखा गया संस्कृत के बारे में, है ना। इससे पहले किसी शिक्षा नीति ने संस्कृत के बारे में कोई पैराग्राफ नहीं लिखा था, लेकिन मात्र पैराग्राफ लिख दिया इसलिए खुश हो जाए ऐसा नहीं है। उस पैराग्राफ में लिखा क्या है वो देखना, वो समझना भी बहुत ही जरूरी और आवश्यक है। तो इसमें कहा गया है, देखिए 22वें अध्याय का 15वां अनुच्छेद में पढ़ा रहा हूं आपके सामने, सुनिएगा कि संस्कृत भाषा के वृहद एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्यिक सांस्कृतिक महत्व और वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशाला और संस्कृत विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा, मेन स्ट्रीम में लाया जाता। मेन स्ट्रीम क्या है वो थोड़ा समझना पड़ेगा, तो मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। एक बात फिर यहाँ पे कहती है यह नीति कि स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूलों के तहत एक विकल्प के रूप में, जो अनुच्छेद चौथे अध्याय के 17वें अनुच्छेद में कहा था, वही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र में एक विकल्प दिया है इसका। ठीक है, एक विकल्प दिया है लेकिन अनिवार्य नहीं किया है। ठीक है, विकल्प है, लेना चाहे तो ले, न लेना चाहे तो न ले। तो एक विकल्प के रूप में, साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा में भी, मतलब उच्चतर शिक्षा में भी विकल्प रहेगा। ठीक है, विकल्प के रूप में तो रहता ही, अनिवार्य नहीं किया जा सकता। इसे पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा। अब इसी अनुच्छेद में कह रहे हैं कि संस्कृत को पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से एवं अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नाटक विधा, योग आदि से जोड़ा जाएगा। संस्कृत को पृथक रूप से नहीं पढ़ा करके इन विधाओं से जोड़ा जाएगा। मतलब क्या हुआ, पृथक रूप से नहीं पढ़ाने का क्या तात्पर्य है? क्या वर्तमान में जो संस्कृत विभाग चल रहे हैं, संस्कृत से बीए एमए हो रहा है, या वो उस तरह से नहीं होगा, या उसमें चेंज है क्या? वो पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा। कई सारी व्याख्याएं हैं। ये अच्छी बात है कि अन्य विषयों के साथ इसको जोड़ना है, क्योंकि जब तक ये अन्य विषयों के साथ संस्कृत को नहीं जोड़ा जाएगा, संस्कृत रोजगार मूलक नहीं बनेगी। ये अच्छा फोकस है इस, लेकिन मूल रूप से पृथक रूप से भी जो केवल संस्कृत पढ़ना चाहते हैं उनको नहीं पढ़ाया जाएगा क्या? तो ये चीज भी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी कि हम कैसा क्रियान्वयन करते हैं। अगली बात जो इसी अनुच्छेद में कह रहे हैं कि अतः इस नीति के बाकी हिस्से से संगतता रखते हुए संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के बड़े बहुविषयी संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय अभी एक विषयी संस्थान है, एक विषयी संस्थान अर्थात केवल संस्कृत के संस्थान है, लेकिन यह नीति कह रही है कि नहीं, आपको बहुविषयी संस्थान बनना है। संस्कृत विश्वविद्यालयों को भी बहुविषयक संस्थान बनाया जाएगा। तो यदि हम ऐसा भी कह सकते हैं, अभी भी हमारे यहाँ साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, वेदांत, मीमांसा, योग, सांख्य, मतलब वेद, पौरोहित्य, कर्मकांड, मतलब कितने सारे, जैन दर्शन,
बौद्ध, पाली, प्राकृत, शिक्षा शास्त्र, कितने विभाग है, कितने विषय है जो हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो ऑलरेडी हम बहुविषयक हैं। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये सारे तो संस्कृत की ही ब्रांचेस हैं, तो फिर बहुविषयक से क्या तात्पर्य, इतने विषय तो हम चला ही रहे हैं। बहुविषयक क्या आप तब मानेंगे जब हमारे यहाँ गणित का, विज्ञान का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट खोलें या मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट खोलेंगे, तो ही आप बहुविषयक मानेंगे। तो बहुविषयक संस्थान बनने की दिशा में इसे अग्रसर होंगे। संस्कृत विश्वविद्यालय जो अभी 15-16 संस्कृत विश्वविद्यालय देश में हैं, वो अब बहुविषयक होंगे। उस विषय में वहाँ के नीति निर्माता गण, वहाँ के प्रशासक गण, एकेडमिक्स लोग चिंतन कर रहे होंगे। वे संस्कृत विभाग, आगे ये कहती है नीति कि वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत एवं संस्कृत ज्ञान व्यवस्था के शिक्षण एवं उत्कृष्ट अंतर विषयी अनुसंधान का संचालन करते हैं, उन्हें संपूर्ण नवीन बहुविषयी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के भीतर स्थापित या मजबूत किया जाएगा। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत एवं ज्ञान व्यवस्था के शिक्षण एवं अंतर विषयी अनुसंधान का संचालन करते हैं, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में जो संस्कृत डिपार्टमेंट्स हैं उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ के संस्कृत डिपार्टमेंट्स हैं जो संस्कृत पढ़ते और पढ़ाते हैं, उसके अंदर रिसर्च करते और कराते हैं, उन्हें भी बहुविषयी शिक्षा संस्थान के रूप में मजबूत किया जाएगा। अब संस्कृत के साथ साथ उन मॉडर्न संस्कृत डिपार्टमेंट्स को अन्य विषयों का भी अध्ययन अध्यापन कराना होगा इस नीति के अनुसार। उसमें भी एक लाइन यहाँ पर आगे लिखी है कि यदि छात्र चाहे तो संस्कृत उच्चतर शिक्षा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। मतलब सरकार ने यहाँ भी ये बात छात्रों पर छोड़ दी, अर्थात हम संस्कृतज्ञों पर छोड़ दी कि हम छात्रों को कितना आकर्षित अपने विषय के प्रति कर सकते हैं। उच्चतर शिक्षा का स्वाभाविक हिस्सा यदि संस्कृत को बनाना है तो जरूरी है कि संस्कृत के प्रति छात्रों को हम आकर्षित करें। यदि छात्र चाहेंगे तो ही हिस्सा बनेगा, छात्र नहीं चाहेंगे तो संस्कृत हट भी सकती है। मतलब हमने जो इस विषय का शीर्षक दिया है कि संभावनाएं भी हैं तो चुनौतियां भी हैं, तो संभावना और चुनौती की जो बात है वो ये नीति कर रही है। शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में 4 वर्षीय बहुविषयक बीएड डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब ये एक अच्छा विषय आया है, इस विषय पे थोड़ी सी एक बात कहूँगा। 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्री का पाठ्यक्रम होगा, बीएड होगा, अर्थात छात्र 12th कक्षा के बाद ही शिक्षक बनने का चयन कर ले, क्योंकि जब बाकी विषयों में वो 12th के बाद अपना करियर डिसाइड कर लेता है कि 12th के बाद उसको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग में जाएगा, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल में जाएगा, तो टीचर बनना है तो 12th के बाद अपना करियर डिसाइड क्यों नहीं करता है कि मुझे इस सब्जेक्ट का टीचर बनना है। कर लेना चाहिए उसको उसी समय अपना करियर डिसाइड। इसीलिए कह रहे हैं कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेस होगा। इस इंटीग्रेटेड कोर्स में उसको ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस बीएड की डिग्री एक साथ मिल जाएगी। अच्छा प्रपोजल है। आज से 3-4 साल पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय में इस तरह की चर्चा हुई कि नहीं साहब 4 ईयर डिग्री कोर्स खोलना चाहिए, तो संस्कृत के ही विद्वान गण, संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र के ही बड़े विद्वानों का यह मत था कि इस तरह के कोर्सेज खोलने से शास्त्र संरक्षण नहीं हो पाएगा, शास्त्र नष्ट हो जाएगा। वो संस्कृत विश्वविद्यालयों में 4 ईयर डिग्री कोर्स खोलने के पक्ष में नहीं थे। तब तक ये नीति नहीं आई थी, आज से मैं 4 या 5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तब इस विषय के पक्ष में लोग नहीं थे। क्यों नहीं थे? उनका था कि नहीं यदि सब शिक्षा शास्त्री करेंगे तो शास्त्री में, साहित्य में, व्याकरण में कौन पढ़ेगा। लेकिन ये चीज वो लोग भूल जाते हैं कि नहीं 4 ईयर कोर्स जब बीएड का होगा तो उसमें साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, प्रबंधन, जो भी विषय उसको पढ़ना चाहेगा वो विषय वहां पर आपको विकल्प के रूप में देना पड़ेगा। उसका 4 ईयर बीएड जो होगा वो केवल शिक्षा में नहीं होगा, शिक्षा प्लस साहित्य होगा, शिक्षा प्लस व्याकरण होगा, शिक्षा प्लस ज्योतिष होगा, शिक्षा प्लस दर्शन होगा, ऐसा ही होगा। वो उसको वहां पर वो बेनिफिट भी मिलेगा जो एक सामान्य शास्त्री छात्र को मिलता है किसी भी विषय के। उसके साथ साथ ये चीज है, तो ये एक बहुत, लेकिन शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन करना भी बहुत कठिन काम है, क्योंकि नीतियां तो बन जाती हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, 2005 के ही हम करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ की बात करते हैं कि सब कंस्ट्रक्टिविज्म के आधार पर सारा शिक्षण होना चाहिए, इसलिए शिक्षा शास्त्र 1 साल में नहीं अब 2 साल में आपको बीएड कराना पड़ेगा। एक
पॉलिसी बनी, उसके बाद नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन तैयार हुआ 2009 में। 2009 में जब NCFTE तैयार हुआ, उसमें कहा गया कि नहीं 2 साल का पूरे शिक्षा व्यवस्था को किया जाएगा। अब आपको व्याख्यान के थ्रू नहीं पढ़ाना है शिक्षा शास्त्र में, आपको हर चीज़ गतिविधि के माध्यम से पढ़ाना है, आपको गतिविधियां कराना है। छोटे छोटे 25-25 बच्चों का एक सेक्शन होना चाहिए। NCT ने उस तरह के नियम बना दिए, 25 बच्चों का एक सेक्शन, 50 बच्चों की एक यूनिट। जो पहले 100 बच्चों की यूनिट होती थी उसे NCT ने घटा के 50 कर दिया। इसलिए कर दिया कि अब आपको 100 को बिठा के लेक्चर नहीं देना है, आपको 25-25 के ग्रुप में बिठा के हर चीज़ एक्टिविटी या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से पढ़ानी है, अप्रोच से डेवलप करना है छात्र के अंदर, तो टीचर्स भी उस अप्रोच को लेकर के आगे बढ़ सकें। तो संस्कृत शिक्षा को चलाने वाले, शिक्षा शास्त्र को चलाने वाले विश्वविद्यालयों ने भी 2 ईयर का पाठ्यक्रम अपनाया, लेकिन उसके बावजूद भी जो अप्रोच है, आज अप्रोच वही लेक्चर मेथड की अप्रोच है। आज तक 2005 में आने के 15 साल बाद भी हम शिक्षा शास्त्र में बीएड की ट्रेनिंग में लेक्चर मेथड को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, आप कहेंगे नहीं इतनी तो बीएड में एक्टिविटीज होती है, वो एक्टिविटीज होना अलग बात है, लेकिन जो आपका सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो सिद्धांतिक पक्ष है, उस पक्ष को भी ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से पढ़ाने की बात थी। वो बात कैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से छात्र संस्कृत को पढ़ा पाए, उसको वो सिखाने की बात थी, वो बात अभी भी नहीं आ पा रही है। तो शायद 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ये शिक्षा नीति के अनुसार लागू हो तो पेडागोजी में या शिक्षा शास्त्र विभागों में वो बात आ सके। आज भी हम वही हर्बटीय पंचपदी पर आधारित लेसन प्लान को फॉलो कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र में, जो लेसन प्लान आज से 25 साल 30 साल पहले NCERT वगैरह छोड़ चुकी है। उन लेसन प्लान को जो कि 50 के दशक में ही पूरे विश्व ने जिसको नकारना चालू कर दिया था, उस बिहेवियरिज्म को, उस बिहेवियरिज्म पर बेस्ड लेसन प्लान, संस्कृत भाषा शिक्षण, आदर्श वाचन, अनुवाचन, काठिन्य निवारण, वही एक ढांचा लेकर के हम आज भी चल रहे हैं। हम जबकि ये शिक्षा नीति नवीन अनुभवात्मक विधियों की बात करती है, पेडागोजिकल दृष्टि से रचनावाद को फॉलो करने की बात करती है, आज भी हम रचनावादी तरीकों से संस्कृत शिक्षण नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा शास्त्र विभागों में नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि टीचर ट्रेनिंग को भी, शिक्षक प्रशिक्षण को भी एक नए तरीके से डेवलप किया जाए, ढाला जाए। इसके अलावा पाठ्यक्रमों को इस शिक्षा नीति के अनुसार नए तरीकों से चालू किया जाए। उच्च शिक्षा की यदि हम बात करें तो हमें नए नए कोर्सेज डेवलप करना होंगे। उन कोर्सेज में हमें 50% 60% चीज़ यदि हम संस्कृत की रख रहे हैं तो 40% चीज़ हमें मॉडर्न नॉलेज की भी रखना पड़ेगी। हमें मैनेजमेंट को लेकर के संस्कृत वाङ्मय एंड मैनेजमेंट की बात करें, गीता एंड मैनेजमेंट की बात करें तो हमें गीता का कुछ अंश 50%, तो 50% मॉडर्न मैनेजमेंट का अंश इसलिए रखना पड़ेगा कि इसके द्वारा ही हमारे संस्कृत के छात्रों को रोजगार मिलेगा। आज संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र शास्त्री आचार्य करने के बाद बीएड इसलिए करता है ताकि उसको रोजगार मिले, इसीलिए संस्कृत विश्वविद्यालय ने बीएड खोला। तो यदि रोजगार के लिए उसके पास केवल बीएड का ही ऑप्शन क्यों, उसके पास मैनेजमेंट का, एमबीए का, बीबीए का ऑप्शन क्यों नहीं संस्कृत विश्वविद्यालय दे सकते, उसके पास मेडिकल का ऑप्शन क्यों नहीं दे सकते, उसके लिए हॉस्पिटलिटी का ऑप्शन क्यों नहीं दे सकते। ऐसे बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, उन सारे कोर्सेज में 50% सिलेबस संस्कृत का, 50% सिलेबस उसके मॉडर्न नॉलेज का जोड़ करके हम क्यों नहीं दे सकते। क्यों नहीं हम अभी वैमानिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, महर्षि भारद्वाज के यंत्र सर्वस्व की बात करते हैं, वहाँ पर उन्होंने उस अपने विमान शास्त्र के 3000 श्लोकों के 8 अध्यायों में विमान निर्माण के जो 500 सिद्धांत बताए हैं। कहते हैं कि 500 प्रकार के सिद्धांत हैं जिनसे विमान निर्माण किया जा सकता है। एक सिद्धांत पर एक विमान बनेगा तो 500 प्रकार के विमान बनाने की चर्चा महर्षि भारद्वाज ने की है। फिर एक विमान के लिए उन्होंने बनाने के लिए, एक सिद्धांत से विमान बनाने के 32 तरीके बताए हैं कि 32 तरीकों से विमान बनाया जा सकता है। तो 500 प्रकार के विमान 32 तरीकों से बनाए जा सकते हैं। यह चर्चा जिस विमान शास्त्र में है, क्या उस विमान शास्त्र पर आधारित हम कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं और उसको क्रेडिट हो जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे हैं, जो छात्र विमान अभियांत्रिकी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर मॉडर्न सब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हैं, उनको अनिवार्य हो या उनको के क्रेडिट के रूप में, विकल्प के रूप में उपलब्ध हो कि वो भारतीय विमान शास्त्र भी 4 क्रेडिट 5 क्रेडिट के लिए पढ़ सकें अपनी किसी एक चीज़ में,
जब हम इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेस हम संस्कृत के लोग तैयार करेंगे, संस्कृत के अध्यापक गण तैयार करेंगे, तब जाकर के संस्कृत के प्रति, जैसे मैंने एरोनॉटिक्स का एग्जांपल दिया, इसी तरह से हर विषय में आपको संस्कृत को लेकर के कुछ कोर्स आप मूक्स पे स्वयं जो प्लेटफॉर्म है स्वयं प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करवाइए, बनाइए, वहां पर अवेलेबल करवाइए, यूनिवर्सिटीज में कांटेक्ट कीजिए। यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यदि लागू करती है तो कुछ क्रेडिट के लिए उस कोर्स को अप्लाई कर सकती है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो संस्कृत का विद्वान जिस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हो उस क्षेत्र में कोर्स बनाए, उसको अवेलेबल कराए, तब जाकर के इस नई शिक्षा नीति में हम जो ये बात इन्होंने कह दी है कि संस्कृत को पृथक रूप से नहीं पढ़ाया जाएगा, अन्य विषयों के साथ पढ़ाया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम और मेहनत की ज़रूरत है। तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। इस शिक्षा नीति में इतने सारे पक्ष हैं कि कोई एक घंटे में आधे घंटे में इसकी चर्चा पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी हमने मोटे मोटे कुछ कुछ विषयों पर चर्चा की है कि यदि इसमें अवसर हैं, संभावनाएं हैं, तो उन संभावनाओं को पाना, पूरा करना, उस पर सफल होना बहुत बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती पर हम तभी सफल हो पाएंगे जब हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में, अपने अपने जिले में इस शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में संस्कृत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर, ज़्यादा से ज़्यादा विषयों के साथ संस्कृत का कोलैबोरेशन हो सके, इस दिशा में चिंतन करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कार्य करेंगे। जब ये सारा काम हम कर पाएंगे तो निश्चित ही आने वाले 10 सालों में इसका परिणाम हमें दिखेगा। लेकिन हमें जागना तुरंत पड़ेगा, क्योंकि एनसीएफ जो बनना है वो 2021 तक हमारे सामने आ जाएगा। उसके आधार पर सारा पाठ्यक्रम, सारे राज्य अपना अपना पाठ्यक्रम बना लेंगे। तो यदि इस साल एनसीएफ के दौरान हम नहीं जागे तो आने वाले सारे 10 साल 15 साल के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में हम पिछड़ सकते हैं। वो न पिछड़े, उसके लिए अभी से हमें एनसीएफ में एक विशेष फोकस ग्रुप संस्कृत का बनाया जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। जो राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति बनेगी उसमें संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा समावेश हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो एक ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन के लिए एक संस्था बनाने का प्रस्ताव है, उस ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन में मूल संस्कृत हो, उस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और अपने अपने राज्यों के पाठ्यक्रमों में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक हर विषय के साथ संस्कृत का समन्वय हो सके, उसके लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। शोध करने की, लिखने की, रचना करने की। समाज में छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी आती हैं, उन सब में व्हाट्सएप पे दिन भर में कहते हैं ना कि बहुत सारा कचरा आता है, वो कचरे में हम संस्कृत का कितना बना पाते हैं? हाँ, हमारा संस्कृत का कचरा क्यों नहीं है? अब इतने तरह के मीम्स आते हैं, जोक्स आते हैं, लेकिन जब तक हम संस्कृत को जनमानस की भाषा बनाने की दिशा में प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक इस शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हो पाएगा। क्योंकि शिक्षा नीति में भी छोड़ दिया है कि यदि छात्र चाहे तो संस्कृत मुख्य धारा में आएगी, यदि राज्य सरकार चाहे तो संस्कृत को त्रिभाषा सूत्र में रखा जाएगा। तो यदि चाहे तो का वर्णन है, और वो चाह पूरी हो सकेगी हम लोगों के प्रयत्न से। तो पुनरेक बारम भवतां सर्वेषां समक्षम भवन्तः दृढ़ संकल्पं कृत्वा संस्कृतं शिक्षानीतौ यथा अस्ति तथैव तस्य क्रियान्वयनमपि स्यात्, तदर्थं प्रयत्नं कुर्वन्तु, वयं सर्वे तदर्थं प्रयत्नं कुर्मः इत्येव उक्त्वा अहम महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सम्मान्याः ये कुलपतयः सन्ति, आचार्याः श्रेयांस द्विवेदी महाशयाः, तेषां कृते अपि च अन्येभ्यः इतरेभ्यः कार्यकर्तॄणां कृते धन्यवादान् वितरामि, यतोहि ते मम वाचः शुद्ध्यर्थम् अवसरं प्रदत्तवन्तः। अतः पुनरेकवारं सर्वेषां कृते धन्यवादम् उक्त्वा विरमामि। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।